तो साथियों, हमने अपनी पिछली क्लासों में आवर्त सारणी क्या है और आवर्त सारणी हम किस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम हमें किस प्रकार से याद करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक हमें इनके नाम याद होने चाहिए। तो जो चीज़ें हमें बार बार पढ़नी पड़े उससे तो अच्छा है कि उसको एक ही बार में अच्छे तरीके से याद कर लो, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं आए। बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये आपका अपना चैनल है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास की हम बात करते हैं, जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हम चार गुण हैं उनके बारे में विशेषकर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन चारों के लिए लिख दूं, फिर उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और फिर प्रत्येक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि पहला पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो होता है आपका परमाणु आकार, या जिसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या लिखा मैंने? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। उसके बाद नंबर 2 हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा, बोल दो आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, ये तीनों एक ही बात है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव लिखा हुआ है। तीसरा बिंदु आपके आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और नंबर 4 विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। ज़्यादा मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि इनके बारे में हम अलग अलग क्लासों में इनको कम्प्लीटली पढ़ेंगे डिटेल से, जिससे जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये शब्द अपने लिए आएंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो जब भी हम आवर्त सारणी की बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट आपको पढ़ने के लिए जरूर मिलते हैं। पहला है परमाणु आकार लिखा मिल जाए, या परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, वो सब बात कर लेंगे। दूसरा आयनन ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और चौथी हमने बात कर रहे हैं विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। तो आज की इस क्लास में तो केवल हम ये करेंगे कि इन चारों को खेदते क्या है, इन चारों का मतलब क्या है। उसके बाद हम आगे इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, फिर इनकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट आज हमें पढ़ने हैं। अब देखो, हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो वापस से सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार क्या होता है। देखो, सबसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, परमाणु आकार की बात करेंगे तो हम नॉर्मली ये बात समझना कि हम बात किसकी करते हैं? परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप स्ट्रक्चर में ये बनाते हो, ये नाभिक, और ये नाभिक के बाहर उसका बाहरी कोश, और इस बाहरी कोश में क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली स्ट्रक्चर ये बनाते हो कि ये क्या आपका नाभिक, और ये नाभिक के चारों ओर भारी कोश है और भारी कोश में इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश, सबसे भारी कोश, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई विशेष बात नहीं लिखाई है कि ये माना नाभिक और ये क्या माना हमने? बाह्यतम कोश, और ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और परमाणु त्रिज्या को नॉर्मली हम एंगस्ट्रॉम में
ज्ञात करते हैं, या पिकोमीटर के रूप में भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, या मीटर में भी लिख लेते हैं। अब परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल समझा दूँ कि जैसे मैंने एक बिंदु लगाया, इस एक बिंदु के अंदर लाखों परमाणु हैं। अब उनमें से एक परमाणु को अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो इनके बारे में तो हमने कहा कि परमाणु त्रिज्या क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले केवल हम इनकी परिभाषा और दो इनके महत्वपूर्ण बिंदु वो समझेंगे, उसके बाद हम तो अब देखो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि किसी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्या का पता होगा तो उसी के आधार पर हम क्या बोलते हैं? परमाणु आकार है। तो परमाणु आकार बोल दिया, परमाणु त्रिज्या ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर से आपको समझा दूँ कि कुछ बातें अपने को यहाँ विशेष आपको याद रखनी है कि परिभाषा मैंने बता दी कि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब आपने पढ़ा है या 10th क्लास तक आपने पढ़ा था कि जब हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में दो चीज़ें अपने को याद करनी पड़ती है। क्या वो सुन लेना, एक तो आप जब आवर्त में बात करते हो, किसमें? आवर्त में। तो आवर्त में तो सदैव इस प्रकार से जाते हो। आवर्त में बात करेंगे तो याद रखना हम बाएं से किधर जाते हैं? दाएं। बाएं से दाएं। और जब वर्ग में बात करें, वर्ग में, तो वर्ग का मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जब आप आवर्त सारणी इस प्रकार से आप आवर्त सारणी अपनी बनाते हो, ये आप एक सिंपल सी आवर्त सारणी मैंने इस प्रकार से बना दी है। जब आप ये आवर्त सारणी बनाते हो तो अब यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर है कि ये आपकी आवर्त सारणी की रूपरेखा हुई। तो जब हम आवर्त में बात करते हैं तो ये ऐसे क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाएंगे, और वर्ग में बात करें, किसमें? वर्ग में, तो ऊपर से नीचे। बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम कहाँ जाए? वर्ग में। बोले वर्ग में, तो वर्ग में तो होगा ऊपर से नीचे की तरफ गमन करते हैं। और आवर्त की बात करें तो बाएं से दाएं। आवर्त की बात करें तो हम क्या बात करते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज हो जाता है कि सर दायां हिस्सा कौन सा होता है और बायां हिस्सा कौन सा होता है। और मैं तो पहले बहुत कन्फ्यूज होता था। बड़ी सीधी सी बात है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये मेरा हाथ कौन सा है? राइट हैंड है। तो इसका मतलब बोर्ड का ये हिस्सा कौन सा हिस्सा हो गया? दायां भाग। ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका? बोर्ड का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? दायां भाग। तो सीधी सी बात है, आपका ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? बायां भाग। कौन सा भाग हो जाएगा? ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? बायां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग? बायां भाग। तो ये ध्यान रखना, जब आवर्त में बात करेंगे तो बाएं से दाएं, और वर्ग में बात करेंगे तो ऊपर से नीचे। जब हम पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में कमी आती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ये बातें अपने को मुँह ज़बानी याद करनी है। वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। समझना क्या होता है कि जैसे इसी आवर्त सारणी को मैं वापस से बना रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ से कुछ चीज़ें अपने को समझ लेते हैं, जैसे काफ़ी जो बिंदु वो अपने यहाँ क्लियर हो जाएंगे कि इस प्रकार से ये आपने आवर्त सारणी बना दी यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप एक बात समझना जो मैं कह रहा हूँ कि पहले हम आवर्त में बात करते हैं। जब कोई भी आप आवर्त सारणी में आवर्त में जाओगे तो ये आपका पहला कोश है,
ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब आप आवर्त में जाओगे तो कोष वही रहता है, और इधर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि और होगी। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होगी, और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने का मतलब है प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होगी। और प्रभावी नाप के आवेश में ज़्यादा वृद्धि होगी तो वो भारी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन जब आप वर्ग में, कहाँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने का मतलब ये इस प्रकार से। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो इस प्रकार से उसके कोषों में वृद्धि होगी, और कोषों में वृद्धि होगी तो उसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दो चीज़ें आपको यहाँ बिल्कुल मौजवानी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये शब्द आपके लिए बार बार आएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने पहले कहा कि अभी इस क्लास के अंदर केवल हम इतनी बात कर रहे हैं कि जो चारों शब्द मैंने शुरुआत में लिखे थे, हमें उनकी परिभाषा और आवर्त सारणी में उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो, इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि आवर्त में, परमाणु आकार की बात कर रहे थे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष वही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में वृद्धि का मतलब प्रोटॉन में वृद्धि, और प्रोटॉन का मतलब प्रभावी नाप के आवेश। प्लस के मान में वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, तो प्लस में वृद्धि होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा, तो आकार क्या होगा, सिकुड़ेगा, कम होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या लिखा है, आवर्त सारणी में आवर्त में, या आवर्त सारणी बोलते ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होती है, इसलिए परमाणु आकार में कमी आती है। तो बिल्कुल बात क्लियर कर लेना, जब भी आप किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो उसके परमाणु आकार में क्या होगी, कमी। और परमाणु आकार में कमी होने का मेन रीजन क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या लिखा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आप बात करें, इसके बाद अपने को क्या समय वर्ग में बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि किसमें वृद्धि बताए थे मैंने, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ग में क्या लिखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कारण क्या, कोषों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो ये आपका एक छोटा सा पॉइंट था परमाणु आकार के लिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, पूरी आवर्त सारणी में पढ़ लेंगे फिर कन्फ्यूज होंगे। तो पहले माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु आकार, परमाणु के नाभिक और त्रिज्या, परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, परमाणु त्रिज्या, इसी को हम परमाणु आकार कहते हैं। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है कि प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होती है, प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं।
अब देखो इसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट और लिखाए थे, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। अब हमें अगर इनकी परिभाषा ही नहीं पता है तो फिर मतलब क्या हुआ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है, ये है क्या। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट हमने लिखा था आयनन ऊर्जा, या इसको हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि कहते किसे। क्या होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन अपने को बाहर निकालना है। अब यहाँ से आप समझो कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, Na का। क्या होता है, ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। तो पहले कोश में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 1। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस और नाभिक पे होता है, नाभिक में प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। अब नाभिक में प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो दोनों में आकर्षण होता है। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है, तो परमाणु ऑटोमेटिक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ती है। उससे हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो इसके लिए जो परिभाषा हम बोलते हैं वो ये कहेंगे कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित गैसीय परमाणु मतलब अकेला गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, बाह्यतम का मतलब सबसे बाहरी कोश से, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये डेफिनेशन है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि कैसे हमें इसको याद करना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा या निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ थोड़ा बिल्कुल डेफिनेशन याद हो जाएगी कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव कहलाते हैं। अब वर्ग में क्या होगा वो मैं एक साथ बता दूंगा इनके लिए। इसके बाद अगला पॉइंट आपने ये लिखा था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन, इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो समझना यहाँ से, बंधुता का मतलब बेटा क्या होता है, बांधना। बंधुता शब्द का मतलब क्या होता है, बांधना। तो इसको अगर हम याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं कि देखो आयनन ऊर्जा में तो ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अब हमें वहाँ पे ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने पर या तो ऊर्जा
का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण, दोनों कंडीशन हो सकती है। यहाँ तो केवल हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए त्यागी गई या ग्रहण की गई आवश्यक ऊर्जा, त्यागी गई मतलब जिस ऊर्जा का त्याग कर दिया गया या उसको ग्रहण किया गया, त्यागी गई या ग्रहण की गई उष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आयनन ऊर्जा में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। लेकिन यह ग्रहण करते समय दो कंडीशन हो सकती है, ऊर्जा की आवश्यकता भी हो सकती है और ऊर्जा को ये बाहर भी मुक्त कर सकता है। तो वो हम जब इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे तब वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ तो हम केवल ये लिखेंगे कि किसी विलगित, क्या लिखा है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर त्यागी गई ऊर्जा या ग्रहण की गई ऊर्जा, ये सीधी सी बात है, आवश्यक ऊर्जा लिख सकते हो आप चाहो तो। आवश्यक ऊर्जा, त्यागी गई ऊर्जा या ग्रहण की गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ये दो गए, दोनों में तीसरा पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, वो अपने माइंड में होना चाहिए, विद्युत ऋणता या हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोला, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। इसका मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि जब दो परमाणु एक बंध का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंध का, तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, और दोनों का साझा होता है उस बंध में। अब परमाणु के द्वारा उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उस खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो किसी सहसंयोजक बंध के बंधित इलेक्ट्रॉनों को, किसी सहसंयोजक बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो लिख देता हूं यहां पे कि किसी, क्या लिखा, किसी सहसंयोजक बंध के, किसी सहसंयोजक बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन को, किसी सहसंयोजक बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसी सहसंयोजक बंध के, तो किसी सहसंयोजक बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब मैं यहाँ से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से मैंने आपको पिछली 2-3 क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया भी था। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी है, पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में कौन से तत्व की है, वो दोनों चीज़ें आप कमेंट्स में चाहो तो बता सकते हो।
अब इसके बाद हम बात करें, ये तीनों की हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है। अब इन तीनों का आवर्त सारणी में, आवर्त में और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। मैंने कहा कि अभी हम शॉर्टली पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बेटा तीनों के लिए कॉमन चीज़ सेम है कि ये परमाणु आकार की उल्टी है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण इन तीनों के आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, तीनों के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है, अर्थात तीनों के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, कुछ अपवाद वाली कंडीशन छोड़ के। तो वो चीज़ें मैं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे उनके बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो हम आगे बात करें कि तीनों पॉइंट के लिए मैंने कहा कि सेम कंडीशन होगी, तो मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि पहला तो मैंने लिखा था क्या, आयनन ऊर्जा, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, और तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूँ विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तीनों को क्या किया मैंने यहाँ पे कोष्टक में बंद कर दिया। अब देखो पहले बात, वर्ग में क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे आएंगे। वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते कि ऊपर लाइन में आ जाएगा। तो आवर्त में क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे। तो तीनों के लिए अपने को कॉमन बात है वो याद करनी है। तो लाइन से आपको समझ गए कि यहाँ तो वर्ग में ऊपर से नीचे हो जाएगा, आवर्त में बाएं से दाएं। तो अब मैं तीनों के लिए कंबाइंड बात करने वाला हूँ, एक की बात नहीं करूँगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके मान में क्या आती है, कमी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके मान में कमी आती है। अब क्यों कमी आती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके मान में कमी आती है, क्योंकि परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में वृद्धि होती है, किस में कमी होती है, इसलिए मैंने इसको साथ में कंबाइंड में ले दिया, जिससे आप इसको इजीली याद कर सको। अब देखो आगे बात करें, आवर्त में बात कर ले। तो बेटा आवर्त में क्या करेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या लिखा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनके मान में क्या होती है, इनके मान में वृद्धि होती है, क्योंकि इनके मान में वृद्धि होती है क्योंकि परमाणु आकार में कमी आती है। क्योंकि परमाणु आकार में कमी आती है। तो ये पॉइंट है, आपको मुँह ज़बानी इस प्रकार से इनको याद करना है, जिससे अपनी जो आवर्त सारणी है वो अगर ज़्यादा भी नहीं तो आपको ये पॉइंट याद होगा, अपना काफ़ी काम चल जाएगा कि परमाणु आकार के तीनों अपोजिट होगी। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण इन तीनों, ये तीनों परमाणु आकार से सीधा रिलेटेड है, तो इन तीनों के मान में आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, तीनों के मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, कारण क्या दोगे, परमाणु आकार में वृद्धि। और आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं
जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में कमी आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। लेकिन इन तीन परमाणु आकार में कमी, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, तो परमाणु आकार में कमी है तो इन तीनों के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सीधा लिखोगे आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन तीनों का मतलब ये तीन लिखे, इन तीनों के मान में क्या होगी, आपकी वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु आकार में कमी आती है। तो मैंने इस शॉर्ट में आपको एक बार क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चों को हम पूरी आवर्त सारणी पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चे बोलते हैं सर कन्फ्यूज हो गए कि किसके मान में वृद्धि होती है, किसके मान में कमी, वो हमें याद ही नहीं रह पाता। तो अब हमने यहाँ शॉर्ट में एक बार पढ़ लिया, उस परमाणु आकार को अलग कर लिया और इन तीनों को अलग कर लिया, तो अब चाहे हम कितना भी पढ़ लें इनमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इनके अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज की अगर ऑनलाइन क्लास पसंद आई हो तो शेयर करना इसको ना भूलें, लाइक ज़रूर कर देना। और नए जो यूजर हैं तो वो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज की हम ये ऑनलाइन क्लास यही समाप्त करते हैं।